नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी। कहानियां कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ मनोरंजक व कुछ डराती सी, लेकिन कहानियां कुछ महसूस कराती सी। मैं डॉक्टर सोनिल सिंह बढ़ती हूँ अपनी कहानी खुले बाल के भाग 4 पर। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह वीणा और सिया एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। देखो वीणा, सिया पिछले 6 सालों से इसी हॉस्टल में रहती है। आज तक कभी कोई ऐसी शिकायत या कोई भी गलती नहीं हुई है उससे। मुझे तुम्हारे घर फोन करना होगा, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। मैडम, आप हमारी बात मानिए, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। हम सच में बिल्कुल निर्दोष हैं। हमारा कोई भी कसूर नहीं। हमने कुछ भी नहीं किया है मैडम। वीणा मैडम के पैरों को छूने जमीन पर बैठ गई। कहती रही अपनी बात, पर वो नहीं मानी। मैडम अपना फैसला सुना चुकी थी कि अब वो वीणा के पिताजी को फोन करेंगी। मैडम के जाते ही सभी एक एक करके चले गए। सिया अब भी थी वीणा के ही कमरे में। सिया ने दरवाजा बंद किया और जोर से वीणा को पकड़कर हिलाया। तुम पागल नहीं हो? तुम गंवार भी नहीं हो, फिर ये पागलपन क्यों कर रही हो? जिज्जी, हमारे पिताजी को फोन करने से रोक लीजिए ना। मैडम को रोक लीजिए ना। आप रोकेंगी ना जिज्जी? जिज्जी बोलिए ना, आप रोकेंगी ना? सिर्फ एक बात बता दो, तुम्हें किसने कही ये सब बातें? और तुम जिसकी कल तक गले से आवाज नहीं निकलती थी, आज अचानक ऐसे दम भरकर बातें कैसे कर रही थी? जिज्जी, पिताजी, जिज्जी, हम वो वरुण जी। सिया के सब्र का बांध टूट गया। उसने जोर से एक और तमाचा लगाया वीणा को। कौन है ये वरुण? कौन तुझे भड़का रहा है? वीणा रोती रह गई और एकटक सिया को निहारती रही। सिया उठकर जाने लगी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर वीणा की समझ से परे था सब। वीणा खींच लाई वापस सिया को। जिज्जी, जब हम मंदिर गए थे तब वो मिला था वरुण। आपने हमारे बाल खुलवा रखे थे ना, तो एक कौवा भी मरकर गिरा था। हमको ना चुड़ैल लग गई है जिज्जी, हमको ना मरना पड़ेगा। पागल मत बन वीणा, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। मैं कब से समझा रही हूँ तुझे, ये दिमाग से निकाल दे प्लीज। जिज्जी, हमको ना मरना पड़ेगा, हमको बचा लो ना जिज्जी, बचा लो ना जिज्जी, बचाओगी ना? क्यों बचाऊं तुझे मैं? मैडम के सामने क्या क्या बोला तूने? मैं जिस्म फरोशी का धंधा करती हूँ, मैं ड्रग्स लेती हूँ, मैं शराब पीती हूँ। जब से तुझे देखा है तब से ही जानती हूँ कि तू क्या क्या नशे करती है। भोलेनाथ की भक्त है और सारे दिन नशे में रहती है। वीणा अचंभे से बस देख रही थी कि सिया को, और सिया जो भी कहती जा रही थी उसे, बिना रुके, बिना पलक झपके। तेरे नशे की महक किसी को पता न चले तो तू ये अजीब गंध वाला गंदा सा तेल लगाती है। खुले बालों में तेरी छिपी हुई नशे की चीजें बाहर आ जाएंगी, इसलिए तुझे चुड़ैल लग जाती है। सिर्फ कहने के लिए नहीं बोला, तुझे छोटी बहन मानती भी हूँ, पर तुझे तो बस नशे की पड़ी है। सिया के इस बदले स्वरूप को देख वीणा स्तब्ध थी। ये क्या अजब तमाशा है? क्या वाकई हम गलत हैं? वीणा अब भी समझ नहीं पा रही थी कि गलत है कौन। उसे तो बस डर है पिताजी के फोन कर किए जाने का। जिज्जी, हमको बचा लोगी ना जिज्जी? जिज्जी प्लीज जिज्जी। सिया ने अपने फोन को उठाकर कैमरा बंद किया। वीडियो बन चुका था और सिया का काम भी हो चुका था। नहीं बचाऊंगी, अब तो चुड़ैल लग गई है ना गंवार, अब तू नहीं बचेगी। अब तक जो करना था, कहना था, कह चुकी। नहीं जानती कि यह कौन है तेरा आशिक वरुण, लेकिन उस वरुण की करनी का फल तुझे मिलेगा गंवार। जिज्जी, क्यों ऐसे कह रही हैं आप जिज्जी? हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। वरुण जी आपको और जीजा जी को जानते हैं, हम सच कह रहे हैं। सुन, तू ना गंवार है। और तुझे एक बात बताती हूँ, तेरी ही तरह एक और आई थी जिसने मैडम से मेरी शिकायत की थी। उसका जो हाल हुआ ना, उससे ज्यादा बदहाल तुझे करूंगी। अब तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे साथ मैडम क्या करेंगी।
तेरे घर वाले थू थू करेंगे तुझ पर। तूने जो ये चुड़ैल का नाटक लगा रखा था ना, अब समझी मैं तेरी चुड़ैल। अब मैं ही तेरी चुड़ैल हूं। अब मैं ही तुझे लगूंगी और अब तू नहीं बचेगी। जीजी, आपको बड़ी बहन माने हैं, आखिरी एहसान कर दीजिए। हम चुपचाप घर चले जाएंगे। सच कहते हैं, आपसे माफी भी मांग लेंगे और मैडम से भी। रोती वीणा गिड़गड़ाती रही, पर सिया पर आज गुस्से का भूत सवार था। उसकी इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई थी। बड़बड़ाती हुई सिया कमरे से निकल गई। अभी जा रही हूँ मैडम के पास, अब तू देख मेरा खेल। वीणा कुछ नहीं कह पाई थी, बस पथराई आंखों से दरवाजे की तरफ देखती रही। उसके पिताजी तक बात का जाना मतलब उसके लिए सब खत्म होने सा था। वीणा उठी और उसने दरवाजा लगा लिया। आंखें मूंद कर बैठी सोच ही रही थी कि अचानक एक फोन कमरे में बजा। ये किसका फोन है? वीणा उठकर फोन की आवाज की तरफ बढ़ी। जिस बैग को लेकर वो वरुण से मिलने गई थी, उसी से ये आवाज आ रही थी। फोन जाना पहचाना नहीं था, लेकिन नाम साफ लिखा था कि फोन आ किसका रहा है, वरुण। वीणा डर से कांप उठी। ये कैसे मुमकिन है? ये फोन किसका है? बहुत से सवाल वीणा के मन में उमड़ पड़े, जिनका जवाब कोई और नहीं, बस एक ही व्यक्ति दे सकता था, वरुण। वीणा जब तक फोन उठाती, फोन कट गया था, पर फिर बेल बज उठी और वीणा ने फोन उठाया। हेलो हेलो वीणा, मैं वरुण। तुमने जिस तरह से आज सब किया या कहा, उससे कोई बात बनी नहीं। तुम चुड़ैल हो ना? हम समझ गए तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम कोई आत्मा हो ना? तुम आत्मा ही हो ना? तुम चुड़ैल हो ना जो हमको लग गए हो? वरुण की तरफ से कोई आवाज ना आती देख वीणा ने फोन हटाकर देखना चाहा कि कॉल कट तो नहीं हो गई, पर ये क्या, फोन कहाँ गया? अभी तो हमारे हाथ में था। ये क्या हो रहा है? हम पागल होते जा रहे हैं। भोलेनाथ, हम पागल हो गए हैं ना? वीणा रोती रही घंटों बैठकर। कुछ समझ बूझ की स्थिति नहीं थी अब। कल पिताजी को पता लग जाएगा और ना जाने कितनी बातें उनके सामने झूठ ही कही जाएंगी। डरी हुई वीणा ने अपनी अलमारी से हरा दुपट्टा निकाला। हल्का दुपट्टा जिसमें कढ़ाई कड़ी हुई थी। माँ के हाथों से कलाकारी में उसे अपनी माँ का एहसास मिलता था। बहुत देर उसे ओढ़कर बैठी वीणा में अचानक हलचल बढ़ी। वो उठी और बाहर आ गई। सिया के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा वीडियो बनाया है उसका कि मार्केट में अलग ही रेट मिलेगा। तो चिंता क्यों करता है यार? फोन पर आने वाली आवाजों को वीणा सुन नहीं पाई और वापस कमरे में आकर आखिरी फैसला ले ही लिया उसने। उसे फिर फोन की घंटी सुनाई पड़ी, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। जानती थी वरुण ही होगा, पर उसे अब रुकने में दिलचस्पी नहीं थी। वो और उसका हरा दुपट्टा झूल रहे थे पंखे से। न जाने क्या सोचकर दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी उसने। 2 दिन से वीणा किसी को नजर नहीं आई थी। हॉस्टल में भी बातें आई गई हो जाती हैं। मैडम ने वीणा के पिताजी से बात तो कर ली थी, पर उन्हें असल में सिर्फ इतना ही कहा था कि मैडम एक बार उनसे मिलना चाहती हैं। मैडम और सिया दोनों को ही लगता था कि वीणा या तो नशा करती है या उसे कोई मानसिक रोग है। उसके पिताजी ने 2 दिन बाद आने की बात कही थी। बस इसी बात पर माहौल हल्का हो गया था। पर 2 दिनों से वीणा का ना दिखना किसी कारणवश 2 दिनों से प्रेयर भी नहीं हुई थी हॉस्टल में, वरना पहले दिन ही सब पता लग जाता, जो आज लगा। उसकी सड़ती लाश की बदबू से हॉस्टल भर गया। लटकती लाश से चमड़ी भी टपकती सी लग रही थी। आंखें बाहर को निकल आई थी और जीभ भी बाहर की तरफ खून से सनी हुई थी। भयावह दृश्य को देखने वाली सबसे पहली सिया ही थी। जैसे ही दरवाजे को थपथपाया वो खुल गया और अंदर जो देखा उसे देखते ही सिया की चीख निकली और वो बेहोश हो गई। सिया होश में आई तब तक हॉस्टल में अफरा तफरी मच चुकी थी। लाश को पंखे से निकालकर नीचे लिटा दिया गया और वीणा कपड़े से ढकी जा चुकी थी। सिया की आंखों से बहते आंसू उसके मुंह से शब्द नहीं फूटने दे रहे थे। इंस्पेक्टर उसके कमरे की तलाशी ले रहे थे। सिया मौन थी।
एकटक बस वीणा की ढकी लाश को देख रही थी। जिज्जी, सिया की अंतरात्मा से आवाज आई। सिया अचानक आगे बढ़कर वीणा की लाश के पास पहुंची। उठ जा यार गंवार, ऐसा भी क्या हो गया तुझे? बहन है तू, छोटी बहन। ये क्या कर लिया वीणा तूने? क्यों किया? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी, किसे डांटूंगी, किससे लड़ूंगी? तू मर कैसे सकती है गंवार? नहीं नहीं, ये सपना है, ये सपना है। मैं सपना देख रही हूँ, मैं जानती हूँ तू अभी आएगी। चल मैं सो जाती हूँ, अभी आ जाना और मुझे जगाना कि जिज्जी जल्दी नहा लीजिए वरना पानी चला जाएगा। सिया वहीं बैठे बैठे सारी बातें दोहराने लगी, जो भी दिनचर्या थी जिसे वो जी रही थी। लेकिन ये सच था, कोई सपना नहीं। वेदी ने सिया को संभाला। सिया क्या कर रही है? वीणा मर चुकी है। सिया ने चुप्पी साध ली। उसे बस रह रहकर उसकी अपनी गंवार की याद आ रही थी। हर पल उसकी बातें दिमाग में घूम रही थी। सिया झटपट उठी और अपने कमरे में घुस गई। कमरे में आकर सिया ने अपना फोन उठाया और शिवेन का नंबर लगाया, पर शिवेन ने फोन काट दिया। सिया ने फिर ट्राई किया और शिवेन ने फिर काट दिया। सिया से रहा नहीं गया। उसने फिर कोशिश की और शिवेन ने फोन उठाते ही कहा, अगर कोई फोन कट कर रहा हो तो उसका मतलब होता है कि वो बिजी है। क्या है, जल्दी बोलो। शिवेन, वीणा ने फांसी। सिया, क्या कह रही हो? वो तुम्हारी गंवार? उसने फांसी? क्यों? मुझे नहीं पता शिवेन। कल रात उसने बहुत हंगामा किया। उसने मैडम को चिट्ठी लिखकर मेरे नशे की आदत के बारे में बताया। मैंने खुद को बचाया और उसे ही फंसा दिया। पर शिवेन ने मैडम को भी कहा था कि थोड़ा नरम ही रहे वीणा के साथ। मैडम ने भी बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाया जैसे वो होती हैं। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एक वीडियो भी बना लिया था कि अगर वीणा कोई भी नाटक करती है तो मुझे उसे कैसे बचना है। लेकिन वो एक बार माफी मांग सकती थी ना सुबह। सिया, परेशान मत हो, ज्यादा मत सोचो। मैं जानता हूँ तुम्हें और उसे भी। तुम्हारी बहन सी प्यारी थी, लेकिन कुछ तो गलतफहमी हुई होगी उसे, वरना इतना बड़ा फैसला। शिवेन में बहुत गुस्सा थी उस रात, लेकिन 2 दिन से इंतजार में थी कि वो आएगी। आज उसके पिताजी आए हैं, मैं ही मिली उनसे सबसे पहले। बहुत ही अच्छे इंसान है वो। उनसे मिलने के लिए तो बुलाने आई थी उस गंवार को, पर वो तो झूल रही थी शिवेन। वो चली गई मुझे छोड़कर। सिया कहते कहते रो पड़ी। फफक कर रोती सिया के पास कोई नहीं था जो उसे पकड़कर सांत्वना दे सके। फोन पर शिवेन जितना उसे न रोने को कहता, उतना ही सिया वीणा को याद कर रोने लग जाती। सिया का दरवाजा खटका। मैं फोन रखती हूँ शिवेन, कोई आया है दरवाजे पर। ध्यान रखो अपना सिया, हम जल्दी मिलते हैं। सिया ने दरवाजा खोला तो देखा वीणा के पिताजी थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं बेटा जी? जी अंकल जी। सिया की लाल और सूजी आंखें, उसके कांपते हाथ और बहती नाक सब बयान कर रहे थे कि वो कितनी देर से रो रही है। सिया बेटा, क्या हुआ था उस रात? हम आपसे जानना चाहते हैं। मैडम ने हमसे कहा कि उस रात के बारे में पुलिस को कुछ ना बताया जाए, तो हमने नहीं बताया। पर हम जानना चाहते हैं, क्या आप हमें सच सच सब कुछ बताएंगी? सिया अब भी बुत्सी ही बनी थी। कुछ कहने के लिए बहुत जोर देना पड़ रहा था उसे। उसने अपना फोन लेकर सारी रिकॉर्डिंग वीणा के पिताजी को दिखा दी। तो नशा कौन करता है, आप? जी। सिवाय जी के सिया के मुंह से कुछ नहीं निकला। हम जान सकते हैं क्यों? क्योंकि कोई मुझे पसंद नहीं करता। घर वालों ने घर से निकाल दिया था। यहाँ आकर रही तो सब नाटक की तरह चलता रहा। मैडम को भी सब झूठ बताया मैंने, अपने और अपने परिवार के बारे में। उन्हें लगता है बहुत अच्छे घर परिवार से हूँ मैं, पर मैं नहीं हूँ अच्छे परिवार से। मेरी माँ एक वैश्या है। मैं इस सच से भागना चाहती हूँ, भूलना चाहती हूँ सब, इसलिए नशा करती हूँ। सब भूल जाती हूँ नशा करके। सब अच्छा लगता है, दुनिया अच्छी लगती है, ये दुनिया अपनी सी लगती है। लेकिन वीणा,
वो क्यों छोड़ गई मुझे? वो अच्छी थी अंकल, बहुत अच्छी बच्ची थी वो। ये सब उस लड़के का काम है, मैं जानती हूँ। लड़का? कौन लड़का? जी वरुण। वरुण के बारे में सिया कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर अपनी छोटी बहन सी वीणा को खोकर वो खुद ही होश में नहीं थी। वरुण कौन है सिया बेटा? आप हमें ठीक से बताइए, बात क्या है? अंकल जी, वीणा को कोई लड़का मिला था मंदिर में जब वो मेरे साथ गई थी पहली बार अपने बाल खोलकर। क्या कहा आपने? उसने अपने बाल खोले थे? क्यों? वो जानती थी ना? अंकल, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, आप भी जानते हैं ना। फिर ऐसी बातें आपने उसके दिमाग में क्यों डाली थी? आप गलत समझ रही हैं, लेकिन हम समझ गए हैं। आपकी कोई गलती नहीं सिया। अगर वीणा ने बाल खोले थे तो यही होना था। कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? बाल खोले और इसलिए वो मर गई? अगर ऐसा भी है तो जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही उसे बाल खोलने को कहा था, उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया था बाल खोलने को। सिया बेटे, उसकी माँ की मृत्यु भी इसी तरह हुई है। बताया था वीणा ने अंकल जी, पर ऐसा कैसे संभव है? मैं नहीं मानती। बेटा, वीणा की माँ को बीमारी थी। वो बहुत ही ज्यादा डरती थी। उसे हर जगह उसके दिमाग से उपजे लोग मिलते थे और दिखते थे। वीणा में भी वही बीमारी थी। बीमारी? वीणा बिल्कुल भी बीमार नहीं थी अंकल जी, वो बिल्कुल ठीक थी। आप सोच कर याद करिए, कभी ऐसा हुआ कि वीणा कुछ अलग तरीके से बात को कह रही हो, जबकि हुआ वैसा कुछ भी ना हो? सिया के बहुत जोर दिया और उसे याद आया मंदिर के बाद का हिस्सा, मरा कौआ, वो लड़का वरुण। वीणा का कहना कि वो अस्पताल में थी, उसका मैडम को ये कहना कि मैं उसके साथ थी रात भर। मैं जिस्मानी धंधा करती हूँ, मैंने उसके साथ गलत किया है, और भी कई वाक्य। अब सिया को वीणा के पिताजी की कुछ बातें समझ आ रही थी। हाँ, कुछ बातें हुई थी ऐसी, जैसे वरुण, किसी ने उसे नहीं देखा था सिवाय वीणा के, जबकि वो कहती है कि वरुण से उसे मैंने मिलवाया। ये बाल खोलने के पहले हुआ था या जब वो बाल खोल चुकी थी उसके बाद? जी, जब वो बाल खोल लिए थे उसने। ओह, मतलब उसने भी मान लिया था कि उसे चुड़ैल लग गई है। बेटा, वीणा को श्रीजोफेनिया नामक बीमारी थी। स्किज़ोफेनिया, श्रीजो मतलब इसमें क्या होता है अंकल? इसमें व्यक्ति को अपने दिमाग से उपजे हुए व्यक्ति ही दिखने लगते हैं। वरुण भी शायद वीणा की कल्पना में ही बनाया गया कोई लड़का होगा। पर अंकल जी, वो मरी क्यों? और बाल खोलने ना खोलने से इस बीमारी का क्या संबंध है? वीणा बहुत ज्यादा छोटी नहीं थी जब उसकी माँ की मृत्यु हुई। उसे कारण बताना मेरे लिए मुश्किल था, और तभी ये पता चला कि वीणा को उसकी माँ रोज सुलाने आती है, उससे बातें करती है। बीमारी का पता लगने पर उसका इलाज शुरू हुआ, पर दवाइयों से कोई ज्यादा फायदा होता दिख नहीं रहा था। तंत्र मंत्र का सहारा लेकर उसे समझाया गया कि बाल नहीं खोलने हैं, और उसके तेल में एक दवाई मिला दी गई। उस तेल की उसे आदत हो जाएगी और उसकी दुर्गंध से उसे किसी दिमाग में बनाए व्यक्ति का ख्याल नहीं आएगा। बाल खोलने पर चुड़ैल लग जाएगी, इस बात को उसके दिल दिमाग पर इस तरह बैठा दिया गया था जिससे वो कभी इस मुश्किल में नहीं आएगी। पर आपने बताया कि मंदिर वो खुले बाल में गई थी। मैंने ही जिद की थी, बाल धुलवाकर तेल भी नहीं लगाने दिया था, और मेरी यही गलती आज उसकी जान की दुश्मन हो गई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। मैं समझ सकता हूँ उसके लिए आपका यह कहना कि मैं उसके बाल खोलने की बात पिताजी को बता दूंगी ही उसका मौत का कारण नहीं। उसकी मौत का कारण वो खुद है, उसकी बीमारी है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी कुछ दिन पुलिस की जांच पड़ताल के चलते मैं यहीं हूँ। वीणा के पिताजी की आंखों में एक खालीपन था, कोई आंसू नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं।
सिया समझ नहीं पा रही थी क्या करे। क्या से क्या हो गया था सिर्फ बाल खोल देने से? सच ही है, क्या सच में चुड़ैल लग गई थी वीणा को? सिया वीणा के पिताजी की आंखों की रिक्तता को समझ नहीं पा रही थी। एक पिता के लिए उसकी बेटी का चला जाना, कितना दुख और दर्द छिपा है इसमें। पर अंकल जी इतने शांत क्यों हैं? उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो उन्हें रोते देखना चाहती थी शायद। सिया बेटा, ये मेरा नंबर है, कभी भी ज़रूरत लगे तो फ़ोन कर लीजिएगा। जी अंकल जी ज़रूर। एक बात आपसे पूछनी है, आप कहें तो पूछें? कहो बेटा, क्या पूछना जानना चाहती हो आप? आप अब तक रोई क्यों नहीं? उसकी नियति जानता था शायद, इसलिए मना किया था बहुत कि बाहर मत जाओ, पर नहीं मानी थी। खैर, जिस बीमारी से वो ग्रसित थी उसकी हालत बिगड़नी थी। उसने किसी को बिना कष्ट दिए सब अपने पर ले लिया। दुखी हूं पर संतुष्ट हूं मैं। सिया से अब कुछ नहीं कहा गया। 10 दिन की जांच परख से साबित हो चुका था कि वीणा मानसिक रोगी थी और हॉस्टल का नाम खराब होने से बच गया था। कुछ लड़कियों ने जरूर हॉस्टल बदल लिया, पर शिवी हॉस्टल अब भी बेस्ट हॉस्टलों की लिस्ट में ही था। सारी रात बस वीणा के बारे में जितना हुआ सोचकर ही बीत गई, लेकिन आज कुछ भी भयानक नहीं हुआ। सिया इस बात से अचंभित थी और खुश भी। मैंने वीणा के साथ कुछ गलत नहीं किया, ना ही गलत होने दिया। फिर वो मुझे क्यों डराएगी? मेरा वहम है और जरूर और कुछ भी नहीं। खामखा ही उस नई लड़की रवीना पर शक कर रही हूं मैं। सिया सो गई, जबकि दिन निकल चुका था और धूप कमरे में बिखर पड़ी। अभी नींद का तेज झोंका आया ही था कि सिया का बिस्तर जोरों से हिलने लगा। सिया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बिस्तर एक कोने से दूसरे कोने को छू रहा है। बाकी सामान की तरफ सिया ने देखा भी नहीं। उसने ये भी नहीं देखा कि वो हिल रही है सच में या सपना है कोई, और कमरे से बाहर आ गई। सामने ही रवीना खड़ी थी अपने कमरे के दरवाजे पर। खुले बालों से अब भी उसका चेहरा दिख नहीं पा रहा था। बाहर कोई भी चीज नहीं हिल रही थी। ऐसा कैसे संभव है? सिया ने सोचा भूकंप आया और चला गया होगा। रवीना, तुम्हें भी भूकंप के झटके फील हुए क्या? तेज हवा अचानक कहीं से आई और रवीना के बाल चेहरे से हट गए। बहुत अलग तरीके से वो सिया को देख रही थी। बिना कुछ जवाब दिए सिर्फ सिया को देख मुस्कुरा कर वो अपने कमरे में चली गई। सिया को समझ नहीं आया रवीना ने जवाब क्यों नहीं दिया। सिया वापस अपने कमरे में आने को हुई तो उसका दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। सिया धक्का देती रही पर दरवाजा हिला तक नहीं। अब ये क्या तमाशा है? कौन है अंदर? दरवाजा खोल दो, वरना अभी मैडम को बुलाती हूँ। रोज का अलग नाटक लगा रखा है यहाँ पे। बातें सुनकर दरवाजा खुल गया। सिया अपने कमरे में जाने को हुई तो उसे अजीब गंध का एहसास हुआ। जानी पहचानी सी ही गंध। ये तो वो गंवार के तेल की गंध। कौन है अंदर? कौन मुझे डरा रहा है? निकलो बाहर, अभी के अभी निकलो। अंदर कोई भी नहीं था, बस एक एहसास था जैसे अभी यहाँ वीणा थी। ये कहानी अभी इतनी ही। मिलेंगे खुले बाल के अगले भाग में। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सोनिल की आवाज़ में उनकी कहानी खुले बाल।